हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में भी हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जो कि है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड और ये आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, ये आपका 5th पार्ट रहेगा रिसर्च मेथडोलॉजी के PYQ क्वेश्चंस का। और कुल मिलाकर हम टोटल 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके PYQ क्वेश्चंस थे। आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स और हमारे अदर वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, एक बारी आप उनका रिविज़न करते चलिए। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके कल का प्रीवियस जो हमारा सेट था। तो जो आपने अभी इससे प्रीवियस वीडियो थी उसके ये क्वेश्चंस थे, तो ये आपने अगर देखा है तो दैट्स वेल एंड गुड। और अगर देखा है तो आप रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, और नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को वॉच करिए और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए। ये क्वेश्चंस दिखाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप कल कितना समझे थे, आज वो आपके माइंड में है या नहीं है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने क्वेश्चन देख लिया और उसका आंसर देख लिया, अब बस हमें मार्क ही तो करना है, हमें कौन सा वहाँ पर थियरी लिखनी है जो हमें ऐसा लगे कि हमें उसको पढ़ना है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को भी नहीं देखते हैं तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हाँ, आपको बिल्कुल याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमने देखा था, बट आप 2 ऑप्शंस में हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आता कि कौन सा आंसर जो है वो आपका ज़्यादा वैलिड यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। कल हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम उतने ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल सम क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब? निम्नलिखित में से किस में रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है? डॉक्टरल लेवल थीसिस यानी डॉक्टरल स्तर की थीसिस पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर शोधकर्ताओं के सम्मेलन, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स कार्यशालाएं और सेमिनार, सिंपोजिया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा फॉर द क्वेश्चन कि इनमें से कौन रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है, तो ये है आपका डॉक्टरल लेवल थीसिस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इट इज which of the following questions will belong to qualitative research? अब आप
जब आप रिसर्च आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा रिसर्च मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और दूसरी आपकी होती है क्वांटिटेटिव। तो अगर आप इसको जनरली स्टडी करोगे तो आपको पता है क्वालिटेटिव में क्या है। क्वालिटेटिव में आपका क्वालिटी आती है और क्वांटिटी में आपका क्या आता है, मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो आपको क्वालिटी रिसर्च की बेसिस पे यहाँ पर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बिलोंग करता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ RTE एक्ट। RTE एक्ट क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका। ठीक है, इट इज़ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके यूनिट 10 में पूछ लिया जाएगा, तो 2009। ठीक है, तो वही है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा RTE एक्ट का ऑन अटेंडेंस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों जो आपकी प्राथमिक विद्यालय हैं उन पर, उनमें उपस्थिति का, बच्चों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ा RTE एक्ट के द्वारा। या फिर वाई डू पेरेंट्स नॉट पार्टिसिपेट इन PTA मीटिंग। PTA यानी कि PTM मीटिंग जो होती है आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें पेरेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर हाउ डू असेस द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ स्कूल टीचर्स। आप स्कूल के टीचर्स की कॉम्पिटेंसी लेवल को कैसे असेस करोगे। एंड वाई स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी आउट नंबर एज ड्रॉप आउट्स। और क्यों कुछ स्टूडेंट्स किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट के नंबर में आते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू असेस द वर्बल एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। ये कैसे आप किसी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की वर्बल एबिलिटी यानी बोलना जो मौखिक क्षमता है उसको असेस करोगे। हिंदी में भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गुणात्मक शोध का होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की उपस्थिति पर RTE अधिनियम का क्या प्रभाव है। ये PTA बैठकों में माता पिता क्यों नहीं भाग लेते हैं। ये स्कूल शिक्षकों की योग्यता स्तर का आकलन कैसे करें। ये एक विशेष समुदाय के छात्रों को ड्रॉप आउट के रूप में संख्या क्यों दी गई। और नेक्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की मौखिक क्षमता का आकलन कैसे करें। तो यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है, इस कोड के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो अगर हम क्वालिटी क्वेश्चन की बात करें, हिंदी में ही देख लेते हैं, इंग्लिश वाले आप समझ ही जाएंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर RTE अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर कोई भी एक गुणात्मक प्रश्न नहीं है, इसलिए ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा, PTA बैठकों में माता पिता क्यों नहीं भाग लेते हैं। ये है आपका क्वालिटी क्वेश्चन कि क्यों नहीं आते हैं, ये क्या वजह है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट। दूसरा, स्कूल शिक्षकों की योग्यता स्तर का आकलन आप कैसे करोगे। तो ये भी आपकी क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्वालिटी में नहीं आता, क्वालिटेटिव रिसर्च में। एक विशेष समुदाय के छात्रों को ड्रॉप आउट के रूप में संख्या क्यों दी गई है, बिल्कुल ये आता है आपके क्वालिटी में। अब प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की मौखिक क्षमता का आकलन कैसे करना है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर D, दैट इज B and D. Clear? Next, question number 15. The methodology section in a quantitative research. Qualitative research देख ली, अब देखेंगे quantitative research। तो जो methodology section है आपकी quantitative research paradigm में, paradigm based article में वो क्या contain करता है। एक मात्रात्मक अनुसंधान प्रतिमान आधारित लेख में कार्यप्रणाली अनुभाग में शामिल होता है। पार्टिसिपेंट्स मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रतिभागी सामग्री उपकरण, पार्टिसिपेंट्स प्रोसीजर्स मटेरियल्स प्रतिभागी प्रक्रिया और सामग्री, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसीजर्स डेटा का एनालिसिस, या फिर पार्टिसिपेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर D, दैट इज पार्टिसिपेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। पहले पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, उसके बाद जब पार्टिसिपेंट्स आ गए तो अब उपकरण भी होने चाहिए। जब वो उपकरण होंगे उसके बाद ही तो वो प्रोसीजर्स करेंगे। ठीक है, आप अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी तो एक्सपेरिमेंट होगा। जब ये स्टूडेंट्स होंगे तो इन स्टूडेंट जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ना। अगर आप केमिकल कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए।
ठीक है। केमिकल जो भी आप बना रहे हो वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब हो गए आपकी, ग्लास वेयर्स हो गई, सब होने चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद ही आप अपना प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection. Assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedure. Identify the term referred to above. अब देखो, कई डेटा स्रोतों या कई डेटा संग्रह प्रक्रिया के अभिसरण के अनुसार डेटा की पर्याप्तता का आकलन करता है। अब ऊपर दिए गए शब्द को पहचानेंगे। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बहुभिन्न रूपी विश्लेषण, मेटा एनालिसिस, मेटा विश्लेषण, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, संश्लिष्टीकरण, या फिर ट्रैंगुलेशन, त्रिकोणा आसन। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट इन एजुकेशनल रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी मेथड गिव्स इम्पोर्टेंस टू, केस स्टडी मेथड किसको इम्पोर्टेंस देता है? शैक्षिक अनुसंधान में केस स्टडी विधि निम्नलिखित को महत्व देती है। किसको? प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी को, कॉजल कनेक्शंस, कार्य कारण संबंध को, यानी कैजुअल कलेक्शन है यहाँ पर कनेक्शन, जनरलाइजेशन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अनूठी विशेषताएं। अगर आप एक एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो तो जो केस स्टडी होगा वो आपको एक अनूठी विशेषताएं देगा, ठीक है। तो आप इसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जो है वो महत्व दोगे। Question number 18. The purpose of methodology section of qualitative study is to. आप जो गुणात्मक अध्ययन की कार्य प्रणाली अनुभाग जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो गुणात्मक अध्ययन की कार्य प्रणाली अनुभाग का उद्देश्य है, ये शो करता है कि कैसे रिसर्चर इंटरप्रिटेशंस विल बी मेड, कैसे रिसर्चर इंटरप्रिटेशंस बनते हैं, ठीक है। गुणात्मक अध्ययन की कार्यप्रणाली अनुभाग का उद्देश्य है शो हाउ रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशंस विल बी मेड, दिखाते हैं कि शोधकर्ता की व्याख्या कैसे की जाएगी। प्रेजेंट द फोकस ऑफ द स्टडी, अध्ययन का केंद्र प्रस्तुत करते हैं। प्रोवाइड जनरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, अध्ययन की सामान्य पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। डेस्क्राइब द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, अध्ययन के समग्र डिज़ाइन का वर्णन करते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी, डेस्क्राइब द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या? डिस्क्राइब द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट, regarding a research hypothesis, which of the following combination is not correct? Research hypothesis is more specific than a problem statement, is supported or not supported by theory, is a statement including the participants of the study, relates variable that can be measured, manipulated or categorized, is the same as a statistical hypothesis. अब हिंदी में देखेंगे, एक शोध परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? एक शोध परिकल्पना समस्या कथन की तुलना में अधिक विशिष्ट है, सिद्धांत द्वारा समर्थित या समर्थित नहीं है, अध्ययन के प्रतिभागियों सहित एक बयान है, या फिर उन चरों से संबंधित है जिन्हें मापा, हेरफेर या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अध्ययन के प्रतिभागों सहित एक बयान है। इंग्लिश में कहेंगे इसको इज अ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी। क्लियर। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर आपको कोट्स प्रोवाइडेड हैं, कोट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद डी एंड बी। एस आपकी स्टेटमेंट जो यहाँ पर आएंगी वो आएंगी, एक तो डी, उन चरों से संबंधित है जिन्हें मापा या हेराफेर या फिर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, और बी, सिद्धांत द्वारा समर्थित या समर्थित नहीं है।
क्लियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है आपका। सी और ई स्टेटमेंट, वही हमने स्टेटमेंट पहले सी वाली बताई थी तो बिल्कुल वही सही है। अध्ययन के प्रतिभागियों सहित एक बयान और एक सांख्यिकी परिकल्पना के रूप में ही है। ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में बोला है कि एक शोध परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, नहीं है बताना है हमें, ठीक है, गलत वाला। यहीं पे मिस्टेक होती है कि नहीं से नहीं दिखता और आंसर गलत हो जाता है। नहीं है तो नहीं कौन सा है? एक तो अध्ययन के प्रतिभागियों सहित एक बयान है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और दूसरा एक सांख्यिकी परिकल्पना के रूप में ही है, तो ये एक गलत है। बाकी उन चरों से संबंधित है, ये सही बात है। तो सही नहीं बताना, हमको गलत बताना है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी और ई वाला सही जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन एंड इट इज द पर्पस ऑफ मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज इज टू। जो पर्पस होता है मेथडोलॉजी सेक्शन का क्वालिटेटिव स्टडीज़ में वो क्या है, यानी गुणात्मक अध्ययन की कार्यप्रणाली अनुभाग का उद्देश्य क्या है। तो वो शो करते हैं कि रिसर्चर्स इंटरप्रीट विल बी मेड, कैसे दिखाते हैं कि शोधकर्ता की व्याख्या कैसे की जाएगी। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है। अध्ययन का ध्यान प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं फोकस ऑफ द स्टडी। प्रोवाइड जनरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, अध्ययन की सामान्य पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। और डिस्क्राइब द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, चल फिर स्टिल हम इस बार एक उसको देख लेते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बहुत छोटे से क्वेश्चंस थे, बस हमने कवर करा। अब हमारी जो यूनिट 2 है इसको हमने काफ़ी कवर कर लिया है। कल से हम अपनी एक नेक्स्ट न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।